हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चर नंबर 12 ऑफ जी के पी वाई क्यू सीरीज पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, दैट इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड वॉज स्टार्टेड इन डैश, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1985, 1961 या फिर 1980? तो अगर सही आंसर की बात करें 1961 में तो हमारे स्टार्ट हुए थे अर्जुन अवार्ड। ठीक है, और ये हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हो चाहे अर्जुन अवार्ड हो, ये कब मिला था पहला, किसको मिला था पहला, किस फील्ड में मिला था किसको पहला। ठीक है, तो ये 1961 में पहले दिए गए थे। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप जल्दी से ये बताइए कि अभी हाल ही में हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन द इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स, जो कि घोड़े पे बैठ के खेला जाता है जो स्पोर्ट्स, जिससे हमारे हमने देखा था ड्रेसेज, वॉल्ट, ये टर्म्स एसोसिएटेड हैं उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से। सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1985 द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार दिया गया था, जो कि कोचेस को दिया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा था? हमने 3 कैटेगरीज में देखा था कि भाई पहला अवार्ड किसको मिला है। जैसे कि हमने बॉक्सिंग में देखा था, हमने इसमें एथलेटिक्स में देखा था, एथलेटिक्स, और इसमें हमने देखा था रेसलिंग में। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें बॉक्सिंग में किसको मिला था पहला? ओपी भारद्वाज जी को। एथलेटिक्स में ओ एम नामीबियार, और रेसलिंग में मिला था बालचंद्र भास्कर भागवत, ट्रिपल बी। अर्जुन अवार्ड अगर मैं बात करूं, पहले हुआ द फर्स्ट, मतलब हुआ हैज़ बिकम अभी रिसेंटली ही, जो भी मिले हैं कुछ दिन पहले, दिव्य कीर्ति सिंह। ठीक है, दिव्य कीर्ति सिंह। और इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कि किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं, इक्वेस्ट्रियन। और अभी हाल ही में चाहे CPO एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो पिछला वाला हुआ था, चाहे CGL एग्ज़ाम, उसमें पूछा गया है इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं। तो जैसे ड्रेसेज जो टर्म है वो इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वॉल्टिंग इससे एसोसिएटेड है। ठीक है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ये। अगला क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द ओनली पीस इन चेस दैट कैन जंप टू एनी स्क्वायर इन एन एल शेप। शतरंज में वह एकमात्र मोहरा कौन सा है जो एल आकार में किसी भी वर्ग तक जा सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ढाई हाथ। ढाई हाथ ऐसे या फिर ढाई हाथ ऐसे। ठीक है, तो ये है हमारा घोड़ा। घोड़ा मतलब कौन होगा? नाइट, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगर हम चेस की बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ रखा है चेस से रिलेटेड? आई थिंक हमने आपको चीज़ें बता रखी होंगी। चेस में टोटल 64 इसमें बॉक्सेज होते हैं। ठीक है, ये हमने मतलब ये मल्टीपल एग्जाम्स में भी जो रिसेंटली हुए हैं चेस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो 64 बॉक्सेज होते हैं, 8 हॉरिजॉन्टली और 8 वर्टिकली, तो टोटल 64 हो गए। इसमें टोटल 32 पीसेज होते हैं। पीसेज मतलब मुहरें हैं, हिंदी में मुहर बोल सकते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। 16 ईच साइड में होती हैं, 16 आपकी तरफ, 16 मेरी तरफ, ऐसे। ठीक है, और अभी रिसेंटली, ठीक है, चेस में अगेन रमेश बाबू प्रज्ञानंद, ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्वनाथन आनंद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। टॉप हाईएस्ट रेटेड इंडियन प्लेयर बन चुके हैं एवर। ठीक है, अभी वर्ल्ड चैंपियन एक लिन करके हैं, लिन करके चाइनीज़ प्लेयर, उनको हरा दिया इन्होंने। ठीक है, और वर्ल्ड उनकी रैंकिंग ओवरऑल चौथे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी टॉप पे उनको हराया, 31 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इनका नाम। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये अभी करंट की न्यूज़ है। ठीक है, अभी कल की ही न्यूज़ है एक्चुअल में, ये कल की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल कितने होते हैं? ये होते हैं 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15, 1 16। ये हो गया हमारे सिपाही या फिर प्यादा। ये हो गया हमारा यही क्या बोलते हैं इसको, हाथी। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, रुक। देन ये हो गया हमारा नाइट यानी कि घोड़ा। देन ये हो गया हमारा बिशप यानी ऊँट। क्वीन एंड किंग, क्वीन एंड किंग एक होते हैं। ठीक है, और ये एक एक हाथ चलते हैं, ये जो खासकर जो किंग है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये मतलब पता होना चाहिए वो किस डायरेक्शन, जैसे कि ये किंग है, तो ये जैसे कि जहाँ पे ये खड़ा हुआ है तो उसके आगे बगल में, मतलब लेफ्ट राइट और पीछे, ये एक एक हाथ मतलब चलता है, मतलब एक पोजीशन चलता है हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3, द मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। वास्तुकला की मामलुक शैली किस राजवंश से संबंधित है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है तो उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में ऐसा था कि इसकी फाउंडेशन ले करी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा आप जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1175 में पहली बार मोहम्मद गौरी ने इन्वेट किया इंडिया में, 1175 में मुल्तान में। ठीक, देन 1191 में आया, जहाँ पर तराइन में हार गया पृथ्वीराज चौहान से। देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में जीत गया पृथ्वीराज चौहान से, जिनको पृथ्वीराज द थर्ड के नाम से भी जानते हैं। देन 1194 में बैटल ऑफ चंदावर में राजा जयचंद को हराया, बैक टू अपने घुरिद एम्पायर में चला गया, यहाँ पे अपने स्लेव्स छोड़ गया, जैसे बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा और विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया, जैसे कि कुबाचा हो गया, जैसे उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 AD में
मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन ले करी। और ये तो दिल्ली सल्तनत है। अभी सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टीज़ आई, जैसे कि यूपी में बहुत सारी सरकारें आई, जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती हैं, कांग्रेस है, ठीक है, जनता दल, आपकी बीजेपी, ये सब क्या है, ये एक हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक एम्पायर है और उसमें डिफरेंट ये डायनेस्टीज़ टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1206 एडी में इसके दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है और यहाँ से स्लेव डायनेस्टी की भी शुरुआत होती है, जिसको कि गुलाम वंश या फिर मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना। और ये हमने पूरा ऑर्डर याद किया था कि कौन सी डायनेस्टी कब आई थी, उसको मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने याद किया था कि सख्त सा लौंडा, ठीक है, सख्त सा लौंडा, इस तरह से हमने याद किया था। ऑर्डर में अगर हमें याद करना है तो स्लेव और मामलुक की अगर बात करें तो ये 1206 से लेके 1290 तक था। और इसमें हम लोगों ने ये भी देखे थे कौन कौन कब तक था, ये देख चुके हैं। 1206 से लेके अपने मतलब दिमाग में इस चीज़ को घुमाइए, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग क्या क्या पढ़ा, कुतुब मीनार का इसने को बनवाना स्टार्ट किया था। बस इसने क्या किया था, कुव्वतुल इस्लाम बनवाया था कुतुब मीनार के पास में, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था इसने अजमेर में। चौगान या फिर पोलो खेलते वक्त इसकी हो गई थी मृत्यु, ठीक। फिर अगर हम बात करें इसके बाद इल्तुतमिश आया था, जो इसका ही स्लेव था, जो बाद में इसका दामाद बना। तो इल्तुतमिश को इसलिए स्लेव ऑफ स्लेव्स बोलते हैं। और स्लेव डायनेस्टीज को किस लिए बोलते हैं, बिकॉज जितने भी इसमें प्रोमिनेंट रूलर आए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब स्लेव्स ही थे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 स्लेव स्टार्ट किया, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया, और इसने सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर जीतल स्टार्ट करवाया। इसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करवाया, ठीक है, इक्ता सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे आप पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था। ये जो चहलगानी थे ना ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, उनको ये लैंड अलॉट किया जाता था। और फिर इस इक्ता को, चहलगानी को ख़त्म किया बलबन ने। बलबन की अगर बात करें 1266 से लेकर 1287 तक रहा था। इल्तुतमिश 1210 से 1236, उसके बाद रज़िया आती है जो उसकी बेटी है इल्तुतमिश की। तो रज़िया की अगर बात करें 1236 से लेकर 40 तक 4 साल तक रूल करती। शी इज़ दी फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ द मेडिवल इंडिया, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, देन उसके बाद बलबन आता है। बलबन ने सिजदा और पैबोस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, कि आपको रूलर को देखते ही झुकना है, उसके फीट किस करना है, सिजदा और पैबोस। इसने चहलगानी को ख़त्म किया। इसने आफरासियाब का खुद को डिसेंडेंट बताया। इसने दीवाने अर्ज करके मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट करवाया। इसने खुद को दिले इलाही बुलाया, ज़ीले इलाही बुलाया। ज़ीले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी हो गई। देन इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है। खिलजी का कब से कब तक रूल रहा, तो बख्तियार खिलजी, जो कल के IB में पूछा भी गया कि कौन फाउंडर था इस डायनेस्टी के, तो बख्तियार खिलजी था। 1290 से लेके ये 1320 तक चलती है डायनेस्टी। पहले बख्तियार खिलजी, उसके बाद आता है उसका ही एक तरह से हम बोल सकते हैं नेफ्यू, और उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। टी से आपका तुगलक। तुगलक में जो फाउंडर था वो घियासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और यहाँ पे ये 1320 से लेके 1414 तक चलती है, ठीक है। देन आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद की अगर बात करें तो 1414 से लेके 1451। एंड लोदी डायनेस्टी की अगर बात करें तो 1451 1526 तक चलते हैं। ध्यान रखना इनमें से ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये सारे टर्किश ओरिजिन के। टर्किश का मतलब होता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ना कि टर्की, ध्यान रखना है। तुर्कमेनिस्तान ओरिजिन है इनका। लेकिन जो सैयद्स हैं ये तैमूर के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, जो मंगोल साइड से आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक या फिर गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यही डेवलप करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जो कुव्वतुल इस्लाम बना हुआ है कुतुब मीनार के पास में, ये कुव्वतुल इस्लाम कॉर्बेल्ड आर्च टेक्निक में बना हुआ है। कॉर्बेल्ड आर्च जो टेक्निक होती है उसमें बना हुआ है कुव्वतुल इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वैराइटीज ऑफ राइस इज नोन एज द मिरेकल राइस फॉर इंडिया एंड वाज फर्स्ट हार्वेस्टेड इन 1967 विद एक्सेप्शनल यील्ड। तो ये मिरेकल राइस है, इसलिए मिरेकल राइस बोलते हैं बिकॉज इसने भुखमरी बहुत बड़े लेवल पे ख़त्म कर दी थी इंडिया में। कैसे एक्चुअली होता क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्शन होता था राइस का, जो नॉर्मल वैरायटी हुआ करती थी, तो उसमें मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन हुआ। फिर क्या हुआ कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई। जैसे एक ब्रीड को, जैसे आपने तो पता होगा ना, जैसे एनिमल्स में भी किया जाता है और ये प्लांट्स में भी किया जाता है, कि जैसे क्रॉस ब्रीड करवाई गई। एक लंबी राइस की वैरायटी थी और एक छोटी वैरायटी थी, ठीक है। ये इंडोनेशिया वगैरह साउथ ईस्ट एशिया रीजन में से लाई गई थी, लंबी वैरायटी और एक छोटी वैरायटी। इनका क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया और इससे एक ऐसी बीच वाली वैरायटी निकली जो कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थी। अगर यहाँ पे एक्स हो रहा था पहले, तो 2x और 3x तक यहाँ पे प्रोडक्शन दे रहा था ये पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ सीड, और इसका नाम था IR8। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा।
ठीक है। राइस की अगर हम बात करें तो राइस किस तरह की हमारी क्रॉप है, किस सीज़न में ग्रो की जाती है, तो ये हमारा है राबी सीज़न में, सॉरी राबी बोल रहा हूँ, खरीफ सीज़न में इसको ग्रो किया जाता है, जो कि मानसून सीज़न है हमारा, ठीक है। मानसून सीज़न खरीफ में इसको ग्रो किया जाता है और इसके लिए हमें पता है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आप ये बताइए ऑस, अमन एंड बोरो ये किसकी वैरायटी है, ऑस, अमन एंड बोरो ये किसकी वैरायटीज़ हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज द नेशनल वाटरवे 2 लाइज दैट कवर्स द सादिया धुबरी स्ट्रेच, निम्नलिखित में से किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है जो सादिया धुबरी खंड को कवर करता है, बताइए। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें बड़ा आसान है, क्योंकि मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा का पूरा सब कुछ बताया था और वहाँ पे डुबरी आया था। जैसे कि हमने ये देखा था कि यहाँ से चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर या फिर अंगसी ग्लेशियर, जिसको ग्लेशियर को हिंदी में हिमनद बोलते हैं, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ से निकलती है कुछ इस तरह से तिब्बत में। ये कहाँ से है, लेक मानसरोवर, मानसरोवर जो झील होती है उसके पास से ये निकलती है जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है। यहाँ पे तिब्बत में अगर बात करें तो इसका नाम यारलंग सांगपो होता है, यारलंग सांगपो। और ये यारलंग सांगपो ऐसे ट्रैवल करती है तिब्बत में, देन यहाँ से ये एक जगह पड़ती है इन दी अरुणाचल प्रदेश और उसका नाम है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है, बरवा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से ये साउथ यू टर्न मारती है और यू टर्न मार के कहाँ पे एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे इसके 2 नाम पड़ते हैं। पहले तो इसका नाम सियांग पड़ता है, देन इसका नाम दिहांग पड़ता है, दिबांग नहीं पड़ता है क्योंकि दिबांग इसकी सहायक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। देन ये एंटर करती है असम में, ये असम में एंटर करती है, देन इसका नाम पड़ता है यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्रा और ये देन साउथ वर्ड टर्न मारती है फ्रॉम द पॉइंट धुबरी इन असम, धुबरी इन असम साउथवर्ड टर्न मारेगी, देन बांग्लादेश में एंटर करेगी जहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या, जहाँ पे इसका नाम हो जाएगा जमुना, एंड देन यहाँ से आएगी कौन, गंगा, जिसको बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ठीक है। ये पद्मा और जमुना मिलके बना देंगी मेघना और ये मेघना बना देगी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, नाम बताइए उसका, जो जिसका नाम एस से शुरू होता है। आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। बाकी यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस और कर लेते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे असम में जब ब्रह्मपुत्र आती है तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक आइलैंड, रिवराइन आइलैंड, रिवराइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रिवर क्रिएट कर रही है इसको, जो कि है मजूली आइलैंड। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि मजूली फेस्टिवल भी होता है असम में, है ना, कि असम की बहू ने अपनी बाई को पटक पटक के मारा क्योंकि उसको अब्बू अली के अब्बू के साथ मजूली फेस्टिवल देखने जाना था। याद आ रही है आपको वो ट्रिक? तो मजूली यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये नेशनल वाटरवे 2 है। अगर मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 1 NW1, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं, गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है, गंगा भागीरथी हुगली। अब ये भागीरथी आप सोचोगे यार भागीरथी तो वहाँ पे है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में बना रही थी गंगा। एक्चुअल में जो हुगली नदी है ना, हुगली क्या है, जब यहाँ पे गंगा इस तरह से आती है ना, ये मान लो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है, तो ये और ये वेस्ट बंगाल होगा बगल में ही। यहाँ पे जब वेस्ट बंगाल में आती है ना, यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है जिसको बोलते हैं हुगली। इसी को हम भागीरथी हुगली के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब इसे जुड़ नहीं रही है, इससे निकल रही है। ये जगह है आपकी फरक्का वेस्ट बंगाल में, जहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली या फिर भागीरथी हुगली निकलती है यहाँ से। तो ये इसको ये रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये कनेक्ट किसको करता है, इसको हम बोलते हैं प्रयागराज टू या फिर इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, प्रयागराज टू हल्दिया। अच्छा अभी आपका एक नेशनल, अगर हम ये तो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे हो गया। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल हाईवे कौन सा इंडिया में, तो ना NH44 पता होना चाहिए आपको। और अभी NH जो 66 है जो कि कनेक्ट करता है आपका गोवा और मुंबई वाले रीजन को, यहाँ पे देश का पहला स्टील स्लैग रोड सेगमेंट बनाया गया है। ध्यान रखना ये करंट अफेयर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी जनवरी के करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 28 जनवरी को हम लोग करेंगे सारे जनवरी करंट अफेयर, तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। 28 जनवरी को जनवरी के करंट अफेयर करेंगे, ठीक है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज सिचुएटेड इन, तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे स्थित है, पटियाला, बेंगलुरु, कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली। तो ये है आपका पटियाला, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आता है आपका साई के अंडर में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7, द पंचनद इज द नेम गिवन टू द 5 रिवर्स ऑफ पंजाब
नेमली द सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब एंड झेलम, इट फाइनली डिस्चार्जेस इनटू विच सी। तो यानी कि ये जो पंचनद है किस नदी किस सागर में जाके गिरती हैं? अरेबियन सी, कैस्पियन सी, अंडमान सी या फिर रेड सी। ये भी हम लोग देख चुके हैं पूरा इंडस रिवर सिस्टम। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि यहाँ से जो कि लेक मानसरोवर के पास में ग्लेशियर पड़ता है। जल्दी से आप रिकॉल करिए वो क्या ग्लेशियर का नाम है। तो यहाँ से वो जो यहाँ से निकलती है हमारी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, ठीक है। देमचौक नामक जगह है लद्दाख में, वहाँ से इंडिया में एंटर करती है। देन लेह जो दिस दी ओनली सिटी विच इज सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक, यहाँ ये मतलब लद्दाख में है और यहाँ से उसके बाद एंटर कर जाती है पाकिस्तान में, यहाँ से ऐसे चली जाती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कौन सा हमारा ग्लेशियर है? भोखारचू। जैसे वहाँ पे चेमा युंगदुंग ग्लेशियर था, वैसे यहाँ भोखारचू है। चेमा युंगदुंग भी यहीं पे बगल में ही है, इसके लेक मानसरोवर के पास में ही पड़ता है। देन हमने पढ़ा था इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं। एक तो ऊपर से ज्वाइन करती हैं, ठीक है, लेकिन हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये श्योक हो गई, ठीक है, नुब्रा हो गई जो कि इसकी फर्दर ट्रिब्यूटरी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो एक और है नीचे से ज्वाइन करती है जास्कर, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पंचनद को। तो पंचनद में सबसे पहले तो आती है झेलम, ठीक है। झेलम ये निकलती है वेरीनाग से। झेलम कहाँ से निकलती है? आप जैसे ही मैं रिवर का नाम लूँ तो आप उसका ओरिजिन रिकॉल किया करो, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ, और उसका जो एंशियंट नेम है, उसका पुराना नाम है, वो रिकॉल किया करो। तो ये झेलम निकलती है वेरीनाग नामक जगह है यहाँ से, ठीक है, वेरीनाग से। देन झेलम के बाद चेनाब निकलेगी। झेलम चेनाब एक्चुअली आपकी चेनाब की अगर बात करें तो ये दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, चंद्रा और भागा, उनसे मिल के बनती है। जैसे अलकनंदा और भागीरथी से मिल के बनती है गंगा, वैसे चंद्रा और भागा मिल के बनती है ये चेनाब रिवर, ठीक है। तो ये चेनाब रिवर जो कि इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना। ये वहाँ पे यार नहीं मिल जाएगी, रुक जाओ अभी इसको, ठीक है, इसको ऐसे करो, ठीक है, वेरीनाग से कुछ इस तरह, ठीक है, इसको यहाँ पे, ठीक। ये है आपकी नीचे चेनाब, ये कहाँ से निकल रही है? बारालाचला पास से, ठीक है, जो बारालाचला दर रहा है। देन नीचे रोहतांग पास है, ठीक है, यहाँ पे रोहतांग पास है। यहाँ से दो रिवर निकलेंगे, एक तो रावी निकलेगी, ठीक है, एक तो रावी निकलेगी, ठीक है, एंड नीचे से अब निकलेगी यहीं से ब्यास, रोहतांग पास से ही, ठीक है। ये है आपकी ब्यास रिवर। और यहाँ से लेक मानसरोवर के पास से ही, ठीक है, यहाँ है एक आपका राकस ताल, ठीक है, राकस या फिर राक्षस ताल या फिर राक्षस लेक, यहाँ से निकलती है सतलज रिवर। और इंडिया में किस पास से एंटर करती है जरा बताइए? और ये जो ब्यास है ये सतलज को यहीं पे पाकिस्तान में नहीं जाती, यहाँ पे हरिके नामक जगह है पंजाब में, जहाँ पे हरिके वेटलैंड भी क्रिएट होता है, वहाँ पे मिल जाती है। देन ये जो सतलज रिवर है ये फाइनली यहाँ पे आके ये पांचों जो है यहाँ पे आके मिल जाती है, कहाँ पे? मिठानकोट में। ये पड़ती है जगह मिठानकोट पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ पे ये पंचनद का मतलब है ये झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ये पंचनद मिल जाती हैं यहाँ पे मिठानकोट में, ठीक है। और ये शिपकीला पास से एंटर करती है, शिपकीला पास से एंटर करती है। इनके एंशिएंट नेम की अगर बात करें तो झेलम का एंशिएंट नेम है वितास्ता, चेनाब का है अस्किनी, रावी का है पुरुषनी, ब्यास का है बिपाशा और सतलज का है शुतुद्री। क्लियर? और यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में जो रीजन होता है उसको दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं और उसके एक नाम पे पड़ता है। जैसे कि रावी और चेनाब के बीच में जो दोआब होता है ना उसको रेचना दोआब बोलते हैं। कितना आसान है याद करना, रा से रावी, च से चेनाब, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ ब्यास और सतलज के बीच में, ब्यास और सतलज के बीच में क्या बनेगा? बिष्ट दोआब हो जाएगा ये, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, बिष्ट दोआब हो जाएगा ये। एंड यहाँ पे जैसे हम बात करें झेलम और चेनाब के बीच में छज दोआब हो जाएगा, छज दोआब, नाम उसी नाम में ही हो, देखिए च से चेनाब और ज से झेलम। जैसे अगर मैं रावी और चेनाब की बात करूँ तो इसके बीच में हो जाएगा रेचना दोआब, रा से रावी, च से चेनाब, सिंपल। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? अंडमान सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भी अंडमान सी है ना, जैसे कि ये है आपका इंडिया, तो यहाँ से निकल रही है इंडस, यहाँ से जो पंचनद ज्वाइन कर रही है, देन यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी? अरेबियन सी तो है, अरब सागर ही तो है, ये है आपका बे ऑफ बंगाल इस साइड, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स चूज द ऑड वन आउट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर बेजोड़ को चुनें। यानी कि आपको ऑड वन आउट चुनना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है बिकॉज पीरियोडिक टेबल हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी हैं। जैसे कि ये जो इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं और 7 सारणी होते हैं, यानी 7 पीरियड्स होते हैं। इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट को हम किस नाम से जानते हैं? एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं।
और इसको याद कैसे किया था कि हेलिना कब्र से फरार। तो ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देन ये जो सेकंड ग्रुप है जिसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, तो इनको याद किया था कि बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। देन यहाँ पे हमारा 16th ग्रुप, और 16th ग्रुप को हम जानते हैं चैल्कोजेंस के नाम से, ठीक है, चैल्कोजेंस। और जो 17th ग्रुप है उसको हम जानते हैं हैलोजेंस के नाम से, और 18th को हम जानते हैं जीरोथ ग्रुप या फिर नोबल गैसेस के नाम से। अब यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, है ली ना कब्र से फरार, ये आपका बेटा मांगा, ये क्या है, ये सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये बाकी जो है हमारे फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ध्यान हमें ये रखना है, बाकी भी चीज़ें चलिए देख लेते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में है ज़्यादातर वो हमारे मेटल्स होते हैं, और राइट साइड में जैसे हम जाते हैं, राइट साइड में जैसे जाते हैं तो मेटालिक जो कैरेक्टर होता है, जो धातुई का कैरेक्टर होता है वो कम होने लगता है, और यहाँ पे हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स यानी कि अधातु देखने को मिलती हैं। और ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लैडर में बोरॉन, सिलिकॉन, एसिटाइन, टेल्यूरियम, ये सब जो है हमारे ये हैं मेटेलॉइड्स, इनको बोलते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल के जितने गुड कंडक्टर भी नहीं, मतलब मेटल के जितने गुड कंडक्टर भी नहीं होते और नॉन मेटल के जितने बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मैग्नीशियम। और ये जो जितने भी होते हैं हमारे एल्कली, ये जो टॉप में आप देख पा रही हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, खासकर सोडियम को इनको कैरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस नहीं होने दी जाती है, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये कोल्ड वाटर से तक रिएक्ट कर जाते हैं, ये पता होना चाहिए। और जैसे ये सीजियम है तो ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, गलनांक जो है बहुत कम होता है, जैसे हथेली में आप रखेंगे तुरंत मेल्ट होने लगेंगे। अच्छा ये बताइए, द ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। जैसे सीजियम और गैलियम तो क्या है, गैलियम सीजियम इनको आप हथेली में रखोगे तो मेल्ट होने लगेंगे, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में पहले से ही लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और लिक्विड नॉन मेटल, ओनली लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पे आंसर होगा मरकरी, जिसको कि Hg से डिनोट करते हैं, हिंदी में पारा बोलते हैं। नॉन मेटल में होगा ब्रोमीन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर लेड ऑक्साइड। तो लेड नाइट्रेट की अगर बात करें तो जब हम इसको हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया, जहाँ पे हमें ये मिलता है लेड ऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ NO2 और ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमें भूरी झाग मिलती है भूरी झाग मतलब ब्राउन फ्यूम्स मिलते हैं, किसके? ये NO2 के। जो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देख रहे हैं इसके हमें ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि इसके डिकम्पोजिशन में किस गैस के से ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, तो NO2 की वजह से। O2 भी गैस है लेकिन ब्राउन फ्यूम्स इसी की वजह से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। यहाँ पे एक कंपाउंड जो है जो फर्दर प्रोडक्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विघटन अभिक्रिया। इसी का एक और उदाहरण है 2AgBr, ठीक है, 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हमें डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो ये मिलता है हमें 2Ag + Br2। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसको हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको यूज़ करते हैं, चीज़ ध्यान रखिएगा। इस डीकम्पोजिशन का एकदम उल्टा होता है कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कि एक कंपाउंड था वो डिसइंटीग्रेट कर गया छोटे छोटों में। कॉम्बिनेशन इसका उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे नहीं आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो न्यूक्लियर फिशन से, परमाणु क्या बोलते हैं उसको, परमाणु क्या बोलेंगे उसको, संलयन तो इसको बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन को, फ्यूजन क्या होता है, जहाँ पे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है, ठीक है। तो फ्यूजन को आई थिंक क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, परमाणु विखंडन ना, और परमाणु संलयन हो जाएगा आपका न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये आप इसको कंपेयर करिए फिजन से, ठीक है, और इसको कंपेयर करिए कॉम्बिनेशन को फ्यूजन से। अब इसमें होता क्या है कॉम्बिनेशन में, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल हो गया आपका, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, ये रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कोल की, तो ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कोल। ऐसे ही हमारी एक रिएक्शन होती है जहाँ पे हम क्विक लाइम को रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ और हमें मिलता है स्लेग्ड लाइम, COH का होल ट्वाइस, जिसको क्विक लाइम वाटर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो लाइम वाटर बना है ना, इसको अगर हम इसमें CO2 पास करवा दें, CO2 की रिएक्शन इससे हो जाए, तो ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा, दूधिया कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ये मिल्की है।
और इसीलिए हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, लाइम वाटर मिल्की कौन सी गैस जो है कन्वर्ट कर देती है, तो इट इज CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हम अलग अलग नाम से और जानते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, इसको मार्बल के नाम से जानते हैं, चौक के नाम से जानते हैं, इसके डिफरेंट नाम्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जैसे गंगाधर शक्तिमान एक ही है ना, वैसे ही लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये सब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ही है। बृहद संहिता वॉज द ट्रीटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। बृहद संहिता निम्नलिखित में से किस विषय का ग्रंथ है। तो बृहद संहिता पहले तो लिखी किसने, तो ये लिखी है वराहमिहिर ने, ठीक है, वराहमिहिर। और किस टाइम पे लिखी गई है ये, गुप्ता एरा के टाइम पे लिखी गई है, गुप्त मतलब शासनकाल में लिखी गई है। हमें पता है कि गुप्त शासनकाल की अगर हम बात करें तो रफली 350 AD के टाइम पे ये सेटअप हुआ था जो एम्पायर है। और हमने देखा था इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर इसके थे श्रीगुप्त, ठीक है। वैसे तो आई थिंक 324 AD, अगर बहुत प्रिसाइजली पूछेगा तो 324 AD होगा। श्रीगुप्ता इसके फाउंडर थे। देन हमने देखा था कि द फर्स्ट प्रोफाउंड रूलर वॉज चंद्रगुप्त द फर्स्ट, जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। फिर हमने देखा था समुद्रगुप्त आए थे, देन उसके बाद चंद्रगुप्त द सेकंड आए थे, और इनके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। इन्हीं के टाइम पे हमारे चरक भी आए थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलते हैं, फिर इनको फादर ऑफ इंडियन जो आयुर्वेदा होता है उसको वो बोलते हैं इनको, और इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ऐसे ही हमारे सुश्रुत भी इसी टाइम पे आया था, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोलते हैं। आर्यभट्ट भी इन्हीं के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, गुप्ता के टाइम पे आर्यभट्ट, ठीक है, जिन्होंने जीरो की खोज करी थी। भास्कर जो कि एल्जेब्रा के लिए जाने जाते हैं, एल्जेब्रा के फादर कहे जाते हैं, भास्कर इन्हीं के टाइम पे थे, गुप्तास के टाइम पे ही। तो बृहद संहिता एक एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान पे, प्लैनेट्स वगैरह इन सब के बारे में जो चीज़ें लिखी थी बृहद संहिता में वो वराहमिहिर ने लिखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, द साइमल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ बोथ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व कैन हैपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किन किन उसमें शिफ्ट हो सकता है, उनमें बदलाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व होता क्या है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्राइस को, और यहाँ पे हम कर देते हैं डिमांड को, ठीक है। आप मुझे बताइए कि जब प्राइस बढ़ता है तो आप ज़्यादा चीज़ डिमांड करते हैं उस चीज़ की या फिर कम। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि टमाटर भी 10 रुपये किलो है मान लो, तो आप ज़्यादा डिमांड करते हो। अगर 20 रुपये हो जाए, 50 हो जाए, तो आप कम खाओगे टमाटर। यानी जैसे जैसे प्राइस, मान लो ये प्राइस है अभी 10 रुपये किलो है टमाटर का, ये है 20 रुपये किलो, ये है 30 रुपये किलो, ये है 40 और ये है 50। 10 रुपये किलो है तो आप कितना खरीद रहे हो, आप इतना खरीद रहे हो। मान लो कि ये 1 किलो है, ये 2 किलो, ठीक है, ये 1 किलो, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ये 4 किलो और ये 5 किलो, तो 5 किलो खरीद रहे हो। अब कल को 20 रुपये किलो हो गया टमाटर तो आप 4 किलो खरीदोगे, कल को 30 रुपये किलो हो गया तो आप 3 किलो खरीदोगे, कल को 40 रुपये हो गया आप 2 किलो खरीदोगे, कल को 50 रुपये आप 1 किलो। तो क्या है ये ऐसा कर्व बन गया। ये कैसा स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है ये। इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नेगेटिव स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है ये, कि प्राइस बढ़ा डिमांड घटा। अब सप्लाई कर्व कुछ इस तरह से होता है, मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस है वही सेम चीज़ और यहाँ पे सप्लाई, ठीक है। अब वही सेम यहाँ पे केस ले लेते हैं 10 20, अच्छा ये यहीं पे लिख लें क्या, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 40 50 इस तरह से सप्लाई मान लेते हैं 1 किलो की, या फिर चलो इसी में देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इसी वाले में, ठीक है। इसी में आप कंसीडर कर लो कि सप्लाई भी है। ग्रीन वाला जो मैं अभी बनाऊंगा, ग्रीन से जो करूंगा वो सप्लाई है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर चीज़ों का दाम 10 रुपये किलो है तो यार किसान क्या सोचेगा यार कि ज़्यादा खास दाम कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो कम प्रोड्यूस करते हैं, तो 1 किलो ही, सिर्फ 1 किलो ही प्रोड्यूस करेगा। फिर उसको लगा यार दाम तो बस ठीक ठाक बढ़ रहा है, 20 रुपये किलो हो गया, 2 किलो प्रोड्यूस करेगा। फिर उसको लगेगा 30 किलो हुए हैं तो चलो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं 3 किलो, मतलब माल डालते हैं 3 किलो प्रोड्यूस करते हैं। 40 रुपये हो गया तो उसको लगेगा ओहो और अच्छे दाम मिलेंगे, तो यहाँ पे और प्रोड्यूस करेगा वो 4 किलो। 50 रुपये हो गया वो और 5 किलो प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैसा हो गया, ये कुछ इस तरह से कर्व हो गया जिसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व, पॉजिटिव स्लोपिंग कर्व। आपने एक चीज़ नोटिस करी कि दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है कहीं पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बिकॉज आपको खुद ही पता है कि अगर मान लो 50 रुपये किलो है तो आप खरीदोगे नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेंकेगा कौन है, जो किसान है, जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको। ये थ्योरी तो यही बोलती है ना कि 50 रुपये तो हम खरीदेंगे नहीं, और जो मार्केट में ला रहा है उसको सही दाम मिलेगा तो ज़्यादा लाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना कि मार्केट में ज़्यादा पड़ा वो अपने आप ज़्यादा आएगा, तो उसके दाम अपने आप घट जाएंगे। तो इसीलिए जो चीज़ें वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो डिमांड और सप्लाई कर्व है, ये सारी चीज़ें तब तक ठीक हैं जब तक कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि हमारी चॉइसेस हो गई, या फिर प्राइस ऑफ ऑल्टरनेट प्रोडक्ट हो गए, ये सब सारी चीज़ें सेम रहें, कोई अदर फैक्टर ना इन्फ्लुएंस करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल
एकदम से मान लो कि एक वीडियो, जैसे मान लो कि मैंने केस लिया टमाटर का नहीं, बॉर्नवीटा का एग्जांपल लिया कि भाई अगर पहले 1 रुपये में मान लो कि 10 रुपये का बॉर्नवीटा का सैशे आता था तो मैं 1 किलो, मतलब ये इतना डिमांड करता था, कुछ 1 किलो मान लो इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो सेम ही रहेगी ना। तो बॉर्नवीटा का मान लेते हैं, तो फिर बॉर्नवीटा का एक कोई सी ने वीडियो बना दिया कि बॉर्नवीटा में बहुत ज़्यादा शुगर है ठीक है, तो उस केस में फिर क्या हुआ कि लोगों ने बॉर्नवीटा खाना कम कर दिया। क्या यहाँ पे बॉर्नवीटा ने अपना प्राइस बढ़ाया था? ना। तो फिर डिमांड क्यों घट गई? क्योंकि कुछ और अदर फैक्टर ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, लोगों की चॉइसेस बदल गई, लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए। ऑल्टरनेट प्रोडक्ट जैसे मान लेते हैं जो हॉर्लिक्स है, जो मान लेते हैं उसका बॉर्नवीटा का ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है, उसके प्राइस एकदम से कम हो गए, तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट कर गए बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा ने तो कुछ नहीं किया। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई ये तभी ठीक है जब ये कांस्टेंट रहें, ठीक है। जैसे मान लो कि केचप है, केचप मतलब वही टोमेटो सॉस, तो मान लो कि फॉर एग्जांपल कि टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा या फिर केचप के दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो टमाटर की डिमांड कम हो जाएगी। तो टमाटर के तो दाम में तो कुछ नहीं हुआ ना, टमाटर के दाम तो वहीं पे हैं, तो लोग क्यों टमाटर कम खरीद रहे हैं? क्योंकि केचप का जो प्राइस है, जो उसका ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है, उससे कम हो गया। तो ये अदर फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम प्राइस और सब इसको कांस्टेंट रखें, अब प्राइस और इन सबको कांस्टेंट रखें, बट इसको अब वैरी करें, ठीक है, इसको वैरी करें, इसको चेंज करें, ठीक है, देन उसकी वजह से जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं डिमांड कर्व का शिफ्ट या फिर सप्लाई कर्व का शिफ्ट। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो कि ऑल्टरनेट प्रोडक्ट है जो उसका दाम बढ़ गया है, तो मेरी डिमांड, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। मेरी डिमांड कर्व कैसा होता है? डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है, डिमांड कर्व कुछ ऐसा होता है ना। तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। जब बढ़ती है डिमांड तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है कर्व, जब घटती है डिमांड तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसी चीज़, मान लो कि मेरे प्रोडक्ट को लेके किसी ने बैड रिव्यू कर दिया, प्राइस मेरा भी इसी में बैड रिव्यू किया, तो डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर इनवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। समझ आ गया कि कब शिफ्ट होता है? और बढ़ती है डिमांड तो राइट साइड, घटती है डिमांड लेफ्ट साइड। सेम गोज विद सप्लाई, सप्लाई बढ़ रही है राइट साइड, सप्लाई कम हो रही है लेफ्ट साइड। तो सप्लाई कर्व ये चारों केस में शिफ्ट होता है। कैसे? सप्लाई वाला कर्व लेफ्टवर्ड हो जाए, डिमांड वाला राइटवर्ड हो जाए, या फिर सप्लाई वाला राइटवर्ड हो जाए और डिमांड वाला लेफ्टवर्ड हो जाए, या दोनों लेफ्ट हो जाए या दोनों राइट हो जाए। तो 4 कंडीशन होती हैं, यहाँ पे तो 3 दी हुई है, लेकिन अगर ये भी होता बोथ सप्लाई एंड डिमांड का शिफ्ट राइटवर्ड तो भी ये सही होता। साइमल्टेनियस शिफ्ट का मतलब है दोनों एक साथ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ टाइफॉइड फीवर? टाइफॉइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? स्मीयर एग्जामिनेशन, सीआरपी टेस्ट, वाइडाल टेस्ट या फिर वाइवैक्स टेस्ट। तो स्मीयर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आरबीसीज, चलिए ये होती क्या है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ब्लड होता है हमारा, खून होता है, जिसका काम मेनली ऑक्सीजन कैरी करना होता है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन कैरी ही करना इसका काम नहीं होता। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है इसका लिक्विड कंपोनेंट और एक होता है इसका सॉलिड कंपोनेंट। तो लिक्विड कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा, और इस प्लाज्मा में तो 90% होता है वाटर, 90% तो वाटर होता है, बाकी चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन वगैरह बाकी के 10% में होती हैं। सॉलिड में अगर हम बात करें तो सॉलिड में 3 चीज़ें होती हैं, एक आरबीसीज होती हैं, एक डब्ल्यूबीसीज होती हैं और एक होती हैं प्लेटलेट्स। ये हमारे सॉलिड कॉर्पसल्स में आती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, डब्ल्यूबीसीज का काम होता है कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो उसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, उसको हटाना, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग प्रोवाइड करना, ताकि अगर खून कहीं बहना स्टार्ट करे तो क्लॉटिंग होकर वहीं पर रुक जाए, थक्का जम जाए, ठीक है। तो ये हमारे 3 होते हैं। अब इसमें से ये तीनों हैं, इनका शेप, साइज, ये सब कैसा है उसको चेक करना है, तो स्मीयर एग्जामिनेशन होता है। सीआरपी टेस्ट होता है, एक प्रोटीन होता है जो लीवर रिलीज करता है, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया दैट मीन्स कि वो इंडिकेशन दे रहा है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है किसी चीज़ का, और वो उस चीज़ का इंडिकेशन देता है, तो उसका ये सीपी उसका है, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का ये टेस्ट है। विडाल टेस्ट इसका सही आंसर होगा, टाइफॉइड के लिए होता है। वाइवैक्स टेस्ट की अगर बात करें तो ये होता है जैसे मलेरिया जैसे जो प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि मलेरिया का कौन सा प्रोटोजोआ होता है, ये होता है आपका प्लाज्मोडियम, उनके टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। और भी कुछ प्रोटोजोआ होते हैं बट मेनली जैसे मलेरिया जैसे प्रोटोजोआ उन्हीं के लिए। तो प्लाज्मोडियम में हमने क्या देखा था, ये किस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल तो करता नहीं, सेक्सुअल होता है जहाँ पे मेल और फीमेल होता है, ए सेक्सुअल होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही है, ठीक है, चाहे उसको मेल मान लो चाहे फीमेल मान लो, एक ही से ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये करता है मल्टीपल फिजन, ठीक है, मल्टीपल फिजन नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म करता है। एंड टॉकिंग अबाउट, वो तो पता होगा मलेरिया डे 25 अप्रैल को होता है। ऐसे अच्छा बताइए कि जो एड्स होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, जल्दी से कमेंट में। तो एड्स हमारा HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस की वजह से बीमारी होती है, और इसके लिए हम परफॉर्म करते हैं एलिसा टेस्ट,
ठीक है, एलिसा टेस्ट इसके लिए होता है। और 8th डे बताइए कमेंट में कब होता है, मनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाई, तो भारतीय समय मानक ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? ऑप्शंस आपके सामने है। अब ये होता क्या, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो होता कुछ इस तरह से है कि जो हमारी अर्थ होती है इसमें 2 तरह की लाइंस होती हैं। अभी मैं आपको पढ़ाऊँ, चलो पढ़ा ही देता हूँ। 2 तरह की लाइंस होती हैं, उनमें मैं एक होती हैं लेटी हुई, ठीक है, एक होती हैं लेटी हुई, ठीक है, एक होती हैं लेटी हुई और एक होती हैं खड़ी। तो लेटी हुई को हम बोलते हैं लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं। और जो इस तरह से लाइंस होती हैं, इस तरह से जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। हिंदी में इनको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लैटिट्यूड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको, और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ना है, देशांतर के बारे में। लैटिट्यूड हम किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो हमारा एक मतलब रेफरेंस लॉन्गिट्यूड हमने कंसिडर कर लिया। मतलब हमारे टोटल अगर मैं बात करूँ ऐसे टोटल 360 हमारे पास क्या हैं, 360 हमारे पास लॉन्गिट्यूड हैं, ठीक है, 360 हमारे देशांतरों की संख्या है ऐसे पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी 360 आपके लॉन्गिट्यूड हैं, उनमें से हमें किसी एक को रेफरेंस मानना था, ताकि हम उसी हिसाब से बाकी जो लॉन्गिट्यूड है देशांतर उनकी पोजीशन बता सकें। तो इसको हमने कंसिडर कर लिया कि ये 0 नंबर का, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, इसी को हम बोल देते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर प्राइम मेरिडियन बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन के नाम से इसको जानते हैं। अब ये प्राइम मेरिडियन जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, या तो चलो पहले यहीं पे समझो, ये प्राइम मेरिडियन जो है इसको एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारी अर्थ है वो हमें पता है कि 360 डिग्री घूम जाती है हर 24 घंटे में, यानी कि अगर मैं 1 घंटे में निकालूं तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, या फिर 15 डिग्री में 15 डिग्री घूमने में वो 1 घंटे का समय लगाती है। तो इसका हम यूज़ करके टाइम निकालते हैं। तो ये पहली बात तो ध्यान रखना है, जो प्राइम मेरिडियन है ये किस किस देश से गुजरती है, किन कौन कंट्री से ये पास होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, ठीक है, और ये घाना, ये इन कंट्री से पास होती है। अब इसी तरह हमारे इंडिया में हमने एक रेफरेंस लॉन्गिट्यूड मान रखा है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट बीचों बीच से पास होता है। और ये इसका वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर इसको बोलते हैं। अब क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 82.5 डिग्री है, तो इसके बीच में कितने घंटे का टाइम का डिफरेंस होगा, क्योंकि 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ भाई, 15 डिग्री का मतलब हुआ अगर 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर, तो भाई इसमें अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते तो 75 डिग्री आ जाएगा। यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा, 5 घंटे आ गया, 5 घंटे ही हो गया। अभी फिर भी कितना बचा है, 82.5 करना ना, 82.5, तो इसमें हमें 7.5 और ऐड करना पड़ेगा। अगर 15 डिग्री बता रहा है 1 घंटा, तो इसका 15 डिग्री का आधा होता है 7.5, ये डिग्री कितना बताएगा, 30 मिनट्स को। तो यानी कि अगर मैं 82.5 डिग्री की बात करूं तो ये दैट विल अमाउंट टू 5.5 घंटे, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5.5 घंटे का डिफरेंस है। बट कौन आगे है कौन पीछे, तो ध्यान रखना, जो हमारा रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है उससे अगर कोई चीज़ ईस्टर्न साइड में है तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो आगे होगा, समझ रहे हैं आप। यानी कि क्योंकि जो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है उससे जो इस लॉन्गिट्यूड की हम चर्चा कर रहे हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जो कि इंडिया के बीचों बीच से पास होता है, वो उससे ईस्टर्न साइड में, उसके ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए वो आगे होगा, क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है, ऐसे याद करना है आपको। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो 5.5 घंटे आगे होगा इंडिया में। अगर यहाँ पे कोई ऐसे रेफरेंस लॉन्गिट्यूड होता तो हमें वेस्टर्न साइड में जाना होता इसके, और तब टाइम को हम सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पे आंसर होगा 5.5 घंटे, और वो भी क्या, अहेड, ठीक है, हाँ वो तो लिखा हुआ है खैर अहेड, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो ये कौन कौन से हमारे 5, ये पहली बात तो 5 स्टेट से पास होता है, और 5 स्टेट्स कौन कौन से उनको याद ऐसे रखेंगे, मौका, ठीक है, मौका करके आप याद रखेंगे। एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से अगर बात करें, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 5 राज्यों से पास होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और यहाँ पे आपका यूपी में पड़ता है मिर्ज़ापुर, ठीक है, जिसको मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, जहाँ से ये लॉन्गिट्यूड जो पास होता है। ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पे हमें देखने को मिलेंगी, ये देखो पास हो रही हैं, ये सिर्फ हम ग्लोब में ड्रॉ करते हैं। तो चाहे लॉन्गिट्यूड हो यानी देशांतर हो, चाहे लैटिट्यूड हो अक्षांश हो, ये सब क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस
होती हैं। आई होप थोड़ा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो हमारी पूरी अर्थ है इसको हम 24 जोन में डिवाइड किए हैं। कितने जोन में डिवाइडेड है? 24 जोन्स में डिवाइडेड है। और हर जोन अगर बात करें तो हर जोन का मतलब है 15 डिग्री, हर जोन का मतलब है 15 डिग्री, वो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो अर्थ हमारी 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, and that is cotton requires dash temperature, light rainfall or irrigation, dash frost free days and bright sunshine for its growth। तो कॉटन को हमें पता है कि इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। और कॉटन की बात करें तो इसको सॉयल भी बड़ी पर्टिकुलर चाहिए, एंड वो सॉयल है ब्लैक सॉयल, जिसको कि हम काली मिट्टी बोलते हैं, जिसको कि हम रेगर के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सॉयल भी बोलते हैं। तो इसको हम, इसका दूसरा नाम क्या है? रेगर। ब्लैक सॉयल की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सबसे पहले तो ये पाई कहाँ पर जाती है? इंडिया में। इंडिया में ये पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे तो गुजरात, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र, गुजरात, और आपका ये साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में पाई जाती है ये, ठीक है। और ये लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनती है। आप बोलोगे यहाँ कहाँ लावा है? लावा तो अंडमान निकोबार वहाँ पे, यहाँ पे तो कहीं है ही नहीं वोल्केनो जहाँ से लावा निकले, तो बहुत पहले, ठीक है। ये हमें पता है कि ये यहाँ पे हमारी इंडियन प्लेट नहीं रहती थी, और जब रहती भी, मतलब ये कैसे आई यहाँ पे? धीरे 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 माइग्रेट हुआ। तो जब यहाँ पे माइग्रेट हुआ तो एक तरह से यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ से लावा का इजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। खैर इतना तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये ध्यान रखना कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो एक तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, देन इसको हम रेगर के नाम से जानते हैं। और ये आपकी इम्परमिएबल है, ठीक है, इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है जो चीज़ परकोलेट कर जाती है। जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे तो आप अपने गमलों में पानी डालते होंगे, अगर, ठीक है, यूपी बिहार में अगर आप रहते होंगे तो पानी अगर आप डालो और गमले में नीचे छेद है, तुरंत पानी खट्ट से नीचे निकल जाता है, तुरंत, टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन ब्लैक सॉइल में ऐसा नहीं होता है। ब्लैक सॉइल की बहुत वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वाटर को जल्दी से परमिएट नहीं करने आती, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्परमिएबल। ये क्रैक्स डेवलप कर लेती है जब ये ड्राई होती है, और ये स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है जब ये वेट होती है। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम स्व जुताई कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, तो और कुछ तो नहीं है यहाँ पे। कॉटन का ध्यान रखना, कॉटन के प्रोडक्शन में टॉप पे अगर पूछे कौन आता है तो यूजुअली महाराष्ट्र कभी टॉप पे रहता है, कभी गुजरात। अभी करंट में महाराष्ट्र आपका टॉप पे, तो कभी महाराष्ट्र कभी गुजरात, ठीक है, क्योंकि वहीं पर ही आपको ब्लैक सैलिनी काली मिट्टी देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया 2011, हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल वर्कर्स आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में कितने लोग एंगेज हैं अगर हम 2011 का आंकड़ा लें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट इज़ 54.6%। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। अब ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो जितने भी हमारे एक तरह से काम होते हैं हमारे देश में, तो उनको हम 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को हम मेनली 3 में करते हैं, वैसे 3 नहीं, 3 से भी ज़्यादा भी होते हैं। एक तो प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, और तीसरा टर्शरी सेक्टर होता है। प्राइमरी में मेनली आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में मेनली आता है मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जानते हैं। टर्शरी में मेनली हमारी आती हैं सर्विसेज, तो इसको सर्विसेज सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? अब देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो भी चीज़ें जो डायरेक्टली नेचर से इन्वॉल्व हैं, जैसे एग्रीकल्चर, खेती की जाती है, डायरेक्टली नेचर में रह के की जाती है। माइनिंग करी जाती है, वो भी डायरेक्टली नेचर में। फिशिंग करी जाती है, वो भी डायरेक्टली नेचर से। तो ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आएंगी। बट एग्रीकल्चर क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर में बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर ने कुछ वीट बनाया, वीट से मान लेते हैं बिस्किट बनना है, तो बिस्किट कौन बनाएगा? ये सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चर करेगा। स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है। अब जैसे यहाँ से माइनिंग हुई, तो मान लेते हैं यहाँ से जो और माइनिंग हुई उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब करी जाएगी स्टील के फॉर्म में, कहाँ पे? सेकेंडरी सेक्टर में। उसको फिर सेल किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ सकते हो, उसका एडवर्टाइज होगा, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, तो वो ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो सर्विसेज में आपका ट्रांसपोर्ट आ गया।
सर्विसेज में आपका हॉस्पिटैलिटी भी आ गया, जो आपका ये हॉस्पिटैलिटी वाला सेक्टर होता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टीचिंग, ये भी सर्विस दे रहा हूँ, टीचिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनटैंजिबल होती हैं जिनको आप छू नहीं सकते हैं, ठीक है, इनटैंजिबल होती हैं। भारत में प्राइमरी सेक्टर लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में ही हैं, इसीलिए इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के प्राइमरी सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर का है, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। और जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है। ये हमारा एक काफ़ी बड़ा एक तरह से अभिशाप रहा है हमारा, एक तरह से बोल सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर हमारे यहाँ कभी डेवलप ज़्यादा किया ही नहीं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं और सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका है। फर्दर वीडियोज़ में आपको पता चलेगा कि क्यों सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का है। तो कितने लोग एंगेज हैं? 54.6%, ठीक है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में पता होना चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR कि भाई फीमेल्स कितनी है और मेल्स कितनी। वैसे तो आई थिंक हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। तो फीमेल्स की अगर हम बात करें ओवरऑल 25.5% फीमेल्स एंगेज्ड हैं वर्क में, एंड मेल्स की अगर बात करें तो 53.26% अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कितने फीमेल्स और कितने मेल्स एंगेज्ड हैं इन दी लेबर फोर्स, ठीक है। अगला है हमारा, और ध्यान रखना एक चीज़ को, इनको हम रेड कॉलर के नाम से जॉब्स के नाम से जानते हैं, इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, और इनको हम बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर जॉब्स। What is the maximum age of a member of a joint public service commission to hold his or her office as per the Constitution of India? तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करें PSCs की, तो ये दिए हुए हैं भाग नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट नंबर 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल की अगर हम बात करें अनुच्छेद नंबर 315 से लेके 323 में इनके बारे में दिया हुआ है, और वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। 315 में क्या, 316 में क्या, सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। यूपीएससी, 3 तरह के PSC हो सकते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों इसी में, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि स्टेट का कुछ अलग से है। अब जो जॉइंट, अब ये तो समझ में आता है कि भाई जो IAS IPS ये सब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होती हैं इसमें आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की इसमें आती हैं। लेकिन मान लो कि कोई 2 राज्य हैं, उनको ये चाहिए कि भाई हमारा एक जॉइंट हो जाए, जैसे पहले एक एग्जिस्ट करता था, पंजाब और हरियाणा का हुआ करता था, तो उसको बोलते हैं JPSC। अब JPSC जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, ये बनता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर से। एक तरह से पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करता है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये कल IB पेपर में पूछा भी गया कि स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी का मतलब, ये तो हम लोग पहले भी वैसे देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि पूछा गया कल इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं पहले में कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये आपका एक लॉ के थ्रू क्रिएट किया गया है। जैसे नीति आयोग ना तो स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो आपकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी है JPSC, क्योंकि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट ऑर्डर देता है और पार्लियामेंट लॉ के थ्रू क्रिएट करता है इसको, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन इसके फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करता है। इनकी अगर हम बात करें तो 6 साल या 65 साल उम्र की बात कर रहे हैं मैक्सिमम, 6 साल या 62 साल, इनकी भी 6 साल या 62 साल। अपॉइंटमेंट कौन करेगा स्टेट PSC केस में? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन UPSC और JPSC में कौन कर रहा है? UPSC और JPSC दोनों में प्रेसिडेंट करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। UPSC और JPSC में दोनों में कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा, आपका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 62 ईयर्स, बिकॉज यहाँ बात हो रही है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। क्लियर? पार्ट कौन सा, आर्टिकल कौन से हैं, कैसे सेटअप होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अभी करंट में कौन चेयरमैन है UPSC के? मनोज सोनी है। और शील वर्धन सिंह जो DIG पूर्व, सॉरी एक सेकंड, शील वर्धन सिंह जो पूर्व DG रह चुके हैं CISF के, विच इज़ अ CAPF, उसके मेंबर बने हैं अभी UPSC के शील वर्धन सिंह, ठीक है। मेंबर कौन होते हैं? जैसे मेंबर ऐसे होते हैं जैसे कि जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वैसे, ठीक है। इनका मतलब बोर्ड होता है, जैसे मैंने 2 बोर्ड में दिया है, ठीक है। एक तो था पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी रह चुकी हैं, कौन उनका नाम, प्रीति सूदन, ठीक है। तो प्रीति सूदन मैम थी, और एक साउथ इंडिया की थी कुछ ऐसे विद्यावती करके कुछ नाम था, नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, वो काफ़ी पहले था। तो वो मतलब ऐसे होते हैं कि जैसे इनका एक बोर्ड बनेगा, ठीक है, और इनके साथ इनको मिलेंगे लगभग 2-2-4 ऐसे टेबल पड़ी होती बड़ी सी,
ठीक है, यहाँ पे 2, और जिस तरह से 12th फेल मूवी में दिखाया गया था ना, इतना छोटा कमरा नहीं होता है, वो बहुत छोटा कमरा था। एक्चुअल में जो कमरा होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा होता है। तो एक्चुअल मैंने कोविड के टाइम पे भी दिया और दूसरे टाइम पे भी दिया है। तो कोविड के टाइम पे तो क्योंकि उन्होंने जानबूझ के छोटा कमरा रखा था, लेकिन वैसे बहुत बड़ा कमरा होता है, मतलब देख के आप एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे, और यहाँ पे होता है चेयरमैन। तो शीलवर्धन सिंह ऐसे यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन इन सब को, ये जैसे शीलवर्धन सिंह हो गया, बाकी लोग हैं, इनके ऊपर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, जैसे अभी करंट में मनोज सोनी है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर कोई यूपीएससी के जैसे चेयरमैन हो गया, अब वो कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, कहीं पे भी। जैसे शीलवर्धन सिंह है, ये मेंबर बने यूपीएससी के, अब ये बस चेयरमैन बन सकते हैं यूपीएससी के, या फिर किसी स्टेट पीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं इससे, उस सेम लेवल पे या फिर उससे नीचे नहीं जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, वो फिर से मेंबर नहीं बन सकता है, वो चेयरमैन बन सकता है, वो यूपीएससी का मेंबर बन सकता है, वो यूपीएससी का चेयरमैन बन सकता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईओए? आईओए दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले सेटअप कब हुआ था, स्टैब्लिश कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसकी आईओए की बात करें, इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, इसकी अभी करंट में चेयरमैन कौन है? तो ये पहले थे सर दोराबजी टाटा, स्टैब्लिश हुआ था 1927 1927 में। चेयरमैन है पीटी उषा, जो कि पहली महिला चेयरमैन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, पहली ओलंपियन बनी है जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरमैन हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ऑल ट्रांजिशन मेटल्स? इनमें से सारे संक्रमण, तो आई थिंक हिंदी में नहीं बोलते होंगे, कौन से हैं सारे मतलब ट्रांजिशन मेटल इनमें से? जो ऑप्शन फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ तक तो ये सारी इनर्ट गैसेज है, ये तो खैर मतलब आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन ये तो सारी इनर्ट गैसेज है मोस्टली, जो पहली 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये आपके हेलोजेंस है, 17th ग्रुप में आते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, ये तो यूजुअली नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3। इनकी अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल है ये, सोडियम, और सोडियम तो ये आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो ये भी नहीं होंगे आपके। ये किस ग्रुप से, चलिए हम भी देख लेते हैं। देखिए, ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन इसके बाद आता है यहाँ पे आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से, ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। और जो बीच में होता है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, या फिर डी ब्लॉक, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। अब जब यहाँ पे आइए आप बेरियम के आगे बढ़ेंगे, लैंथेनम आपको मिलेगा। लैंथेनम और उसके आने वाले जितने भी 14 एलिमेंट हैं, यहाँ पे वाई बी तक है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपको देख पा रहे हैं इसको भी ऐड कर लेना, बिकॉज ये भी इसी में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। लैंथेनम और उसके आगे आने वाले 14 एलिमेंट लैंथेनम की तरह ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। ऐसे नीचे जब आप आएंगे एक्टिनाइट, तो एक्टिनाइट और उसके आगे ये जैसे एलआर लिखा हो तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये भी इसमें आता है। आगे आने वाले 14 एलिमेंट, यानी टोटल अगर हम बात करें लैंथेनाइट में कितने हो गए 15, और एक्टिनाइट में कितने हो गए 15। तो ये इनको सारे क्योंकि सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनका अलग से हम यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर देते हैं और उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक, और इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिशन मेटल, और ये लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट सीरीज है, इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर है? तो कितने टोटल मेटल हो गए अगर मैं इनर ट्रांजिशन मेटल बात करूँ? 30 हो गया कि नहीं? 30। लैंथेनाइट में 15 और एक्टिनाइट में 15। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन कौन से यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपर, आयरन, निकल, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कॉपर, आयरन, निकल, ये सब यहाँ पे ये सी ट्रांजिशन मेटल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1.56%, 1.64%, 1.46% या फिर 1.95%। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था 1.64% इसका सही आंसर होगा, सेकंड नंबर। एंड ये आई थिंक हम लोग पहले देख चुके हैं, और ये भी हमने देखा था कि हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कब हुई थी? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, ये कब हुई थी और किस स्टेट की हुई थी, ये भी हमने पढ़ा था। तो हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो ये कितनी, मतलब 1971 में हुआ। ठीक है, कितना हुआ? 27.8% हुआ। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना हुआ था 10 की वृद्धि 2001 से लेकर 11 तक? ये था 17.64 या फिर रफली 17.7% आप कर सकते हो। हाईएस्ट किस स्टेट की हुई थी? तो हाईएस्ट स्टेट हुआ था हमारा मेघालय, जिसकी हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड की गई थी। एंड अगर बात करेगा यूटी के टर्म्स में तो ये दादरा नगर हवेली, मेघालय की अगर बात करें 27.8 इसकी मेघालय की रिकॉर्ड करी गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी मतलब हाईएस्ट थी ना डेकेडल 27.8 1971 में, उसमें मेघालय की
सर्वाधिक है ये, मैं 2011 के बेसिस से बता रहा हूँ, और ओवरऑल 1971 में इतनी थी 27.8%। ठीक है, क्लियर। और अगर पूछ लेगा कि लोवेस्ट कहाँ पे रही थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट डिजिटल ग्रोथ रेट लोवेस्ट, तो ये रही नागालैंड में। यहाँ मतलब पॉजिटिव में छोड़ो, नेगेटिव में ग्रोथ रेट था, नेगेटिव में था मतलब यहाँ पॉपुलेशन की रेट घटी थी और नागालैंड में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, एट विद विच स्पोर्ट इज द ओवल स्टेडियम एसोसिएटेड। ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट? ये तो आई थिंक सबको पता होगा जो क्रिकेट फ़ैन है। अब देखते हैं कितने लोग क्रिकेट फ़ैन है। ठीक है, ओवल स्टेडियम जो कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, अरे यार ये तो मैंने आंसर ही बता दिया। ठीक है, मुझे लगा मैंने तुमसे पूछूंगा, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें आंसर बता ही दिया, तो यहाँ पे चलो टिक ही कर देते हैं, क्रिकेट होगा। ठीक है, लंदन में ये ओवल क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, तो आज का यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसकी जो PDF है वो आपको परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड और ये है कि भाई जिसको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने हैं तो परमार अकेडमी ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में जाके PDF कोर्स पार्ट 3 में आप जा सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप बने बनाए नोट्स का क्या करना चाहते हैं, का क्या बोलते हैं उसको, चलो जो भी बोलते हो, तो मतलब उनको लेना चाहते हैं। ठीक है, तो पार्ट यहाँ पे जाके ले सकते हैं, बाकी आप खुद से भी बना सकते हैं, नो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।